नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। गोवा में सम्मेलनों का दौर खत्म हो चला है। दुनिया के मानचित्र पर टटोलिएगा तो बहुत सारी नई लकीरें खिंची हुई मिलेंगी। आतंकवाद पर हर का राग अपना है, हर कोई अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। और यूपी चुनाव में राम नाम की लूट है या राम नाम सिर्फ जपा जा रहा है, बहुतेरे सवाल दस्तक में। और इस दस्तक में बात इस बात को लेकर कि हर का एक अपना राग है, अपनी ढपली है, और किस रूप में वो ढपली बसती है और राग कौन सा निकलता है, क्योंकि केंद्र में और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी है। दुनिया में आतंक का सवाल, देश में विकास का सवाल, यूपी में राम नाम का जाप और सफलता की कुंजी सर्जिकल स्ट्राइक। जी, फिलहाल मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की उस नब्ज को पकड़ा है जिसमें दुनिया में आतंकवाद के सवाल पर भारत अगुवाई करते हुए दिखाई दे। तो देश में विकास के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी अगुवाई करते दिखे और यूपी चुनाव में राम नाम का आसरा चुनावी राजनीति में नैया पार कराकर सत्ता दिला दे। और कोई कहीं सवाल करे तो सर्जिकल स्ट्राइक की चाबी हर किसी को दिखा दी जाए। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहां से एक मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट, मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर। तो क्या वाकई बेहतरीन सरकार चलाने की ट्रेनिंग के पीछे स्वयंसेवक होना है, या फिर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र के उस मर्म को समझा है जिसे सीधे कहने से पहले के हर प्रधानमंत्री कतराते थे। और इसीलिए दुनिया ही नहीं, देश और यूपी चुनाव तक में प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही समूची दुनिया और समूची सियासत सिमटती दिख रही है। और ऐसी तस्वीर दुनिया के मंच पर उभर रही है जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। बिम्स्टेक यानी द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में मोदी ही बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। तो ब्रिक्स में मोदी के उठाए आतंकवाद के सवाल पर हर देश का ठप्पा लगता दिख रहा है। The time for condemning the state-sponsored terrorism is long gone. It is time to stand up and act boldly. तो क्या वाकई सर्जिकल अटैक ने भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे ताकतवर देश के तौर पर रख दिया है जिसमें मंच पर वाहवाही दिखाई देने लगे, या फिर जिस रास्ते मोदी निकल पड़े हैं उसमें देश, दुनिया और यूपी में ही नई चुनौती उभर सकती है? क्योंकि ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंकवाद शब्द तो है, लेकिन ना हाफिज सईद, ना अजहर मसूद, यानी लश्कर और जैश पाकिस्तान की जमीन पर काम कर रहे हैं। इसकी चिंता ब्रिक्स देशों को नहीं, बल्कि चिंता इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएस की है, जिसके आतंक से भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका कहीं ज्यादा परेशान है। देखिए, यह कोई छोटी सक्सेस नहीं है कि वह पाकिस्तान, जहां से टेररिज्म स्पॉन्सर किया जाता है, आज वो टेररिज्म में पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में एक प्रकार से आइसोलेटेड हो गया है। तो क्या सरकार सिर्फ रणनीतिक तौर पर सफल है? क्योंकि व्यापार हो या पानी, डिप्लोमेसी हो या कूटनीति, भारत पाकिस्तान के बीच कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ है और युद्ध कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है बैठ के बात करना। तो क्या देश, दुनिया या यूपी चुनाव का चक्रव्यूह सियासत के लिए एक सरीखा है? क्योंकि दुनिया के मंच पर आतंकवाद का सवाल पाकिस्तान और सीरिया तले टकरा रहा है, जहां अमेरिका अलेप्पो शहर को लेकर रूस से ही दो हाथ करने को तैयार है। तो देश के भीतर सत्ता का संघर्ष विकास के राग और राम नारे के तले लगातार टकराते हुए दिख रहा है। जय श्री राम। और हर किसी को इंतजार है कि वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ रैली में क्या कहेंगे। मोदी वहां किस मुद्दे के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि याद कीजिए, बीते बरस 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लाहौर में थे नवाज शरीफ को बधाई देने के लिए। बहुत तेजी से स्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, और इन सब के बीच क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव, गुजरात आने वाले वक्त में चुनाव, या सिर्फ इस सबसे इतर देश में विकास का सवाल, या इससे इतर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हालात बदल रहे हैं? यकीनन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आइए जरा उन लकीरों को भी पढ़ लें। ये दुनिया में टकराव का नया चेहरा है।
और युद्ध सरीखी उन लकीरों की जड़ में आतंकवाद भी है और हथियारों का धंधा भी और नई विश्व व्यवस्था बनाने की कवायद भी और संयोग से जिसके केंद्र में भारत भी जा फंसा है। कैसे? तो जरा दुनिया के मानचित्र में सारी लकीरें मिटाकर नए सिरे से समझे। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस और सीरिया को चेतावनी दी है, अगर उसने एलेप्पो शहर पर बमबारी जारी रखी तो वह उनके खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा, यानी युद्ध की घोषणा। तो पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों का नाम ब्रिक्स में ना आए, इसके लिए चीन ने भारत के सामने अपना दबदबा दिखा दिया और उससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी देश मानने से इनकार कर दिया। तो अमेरिका भारत से कितना कैसे करीब है, यह सवाल अब भी है और तब भी होगा जब अमेरिका रूस एलेप्पो मुद्दे पर टकराएंगे। और तब भारत का नजरिया होगा क्या? शायद दुनिया की नजरें इस पर ही होंगी, क्योंकि रूस के साथ भारत ने ब्रिक्स में कई समझौते किए तो चीन ने पाकिस्तान के साथ कई नए आर्थिक समझौतों का जिक्र किया। और इन हालातों के बीच अब भारत सार्क के विकल्प के तौर पर बिम्स्टेक को देख रहा है, तो पाकिस्तान सार्क के विकल्प के तौर पर ईरान समेत सेंट्रल एशियाई देशों को एकजुट कर रहा है। तो क्या मान लिया जाए सार्क अस्त हो चला? लेकिन इसे मानने से क्या होगा, क्योंकि क्या वाकई दुनिया आतंकवाद के सवाल पर बट रही है? यह सवाल कहीं तेजी से उभर रहा है या फिर पहली बार आतंकवाद को परिभाषित करने से बच रही है? यह भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद याद कीजिए पहली बार मोदी ने आतंकवाद के सवाल पर यूनाइटेड नेशन में जाकर ही यूनाइटेड नेशन को कटघरे में खड़ा किया था। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। और इस कथन के 2 बरस बाद यानी अब के मौके पर ब्रिक्स में चीन रूस की मौजूदगी में पाकिस्तान की जमीन पर पनपते आतंकवाद का जिक्र किया। टेररिज्म हैज बिकम हिज फेवरेट चाइल्ड एंड द चाइल्ड इन टर्न हैज कम टू डिफाइन द एसेंशियल कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो चीन और रूस, जो कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने भी भारत के ब्रिक्स में उठाए सवालों को लेकर उस तरीके की तरजीह नहीं दी जैसी उम्मीद थी, क्योंकि समिट के बाद जारी घोषणा पत्र में कहीं भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं है। कहीं भी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों का जिक्र नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, सीरिया के जुबहत अल-नुस्र का बाकायदा जिक्र है। इतना ही नहीं, जिस पुराने दोस्त रूस के साथ भारत ने 39,000 करोड़ के रक्षा समझौते किए, उस रूस ने अपने बयान में आतंकवाद शब्द का जिक्र तक नहीं किया। और चीन ने कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान की जरूरत बता दी, यानी भारत पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर आए। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका और ब्रिटेन अब रूस से कह रहे हैं एलेप्पो का राजनीतिक समाधान होना चाहिए और इसके लिए संघर्ष विराम कर जेनेवा टेबल पर बातचीत के लिए रूस को आना चाहिए। और रूस ने इसी दौर में पाकिस्तान को हथियार न बेचने की अपनी स्वघोषित नीति खत्म भी कर दी और इसीलिए पहली बार पाकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हुए रूस की सेना भी नजर आई। तो क्या आतंकवाद का सवाल ही दुनिया को आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपस में लड़ाएगा? यानी दुनिया के सामने ये नया सवाल है और फिलहाल दुनिया के मानचित्र पर उलझे हुए ये सवाल सिर्फ लकीर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की चेतावनी है। भारत जिस रास्ते पर निकल पड़ा है, पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र माना जाए, दुनिया में अलग थलग पड़ जाए, इस दिशा में है। लेकिन चीन जिस रास्ते पर चल पड़ा है, ये एक नई तरीके की स्थिति है, क्योंकि जो ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और आज प्रतिक्रिया चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आई, उसके प्रवक्ता ने क्या कहा, जरा ये भी देख लीजिए। चीन किसी देश या धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़े जाने के खिलाफ है और चीन की विश्व बिरादरी से अपील है कि वो पाकिस्तान के महान बलिदानों को स्वीकार करे। इस रूप में एक नई स्थिति आकर खड़ी हो गई है और चीन को लेकर या कहें पाकिस्तान को लेकर भारत ने निर्णय क्या क्या लिए हैं। क्या वाकई पानी बंद हो गया? यकीनन नहीं। क्या मोस्ट फेवरेट नेशन स्थिति खत्म कर दी गई? यकीनन नहीं। बाजार, पानी, कूटनीति, दरवाजे सारे खुले हुए हैं और चीन को लेकर सड़कों पर इस विरोध के मतलब से होगा क्या? तो कहीं चीनी माल के विरोध में सामान को जलाने का नजारा दिखा, तो कहीं खरीद बिक्री पर ही रोक लगी, तो कहीं लोग घर घर घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि चीनी माल ना खरीदें।
यानी आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ देने की वजह से चीन को लेकर लोगों में आक्रोश है। और आक्रोश या कहें गुस्से की आवाज पहली बार इकोनॉमी और राष्ट्रवाद के बीच मोटी लकीर भी खींच रही है, क्योंकि मौजूदा दौर का सच तो यही कि इकोनॉमी सरहद की लकीर मिटाती है और राष्ट्रवाद सरहद की लकीर को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही कि एक तरफ भारत में 4 लाख करोड़ का चीनी माल हर बरस आता है और दूसरा सच यह है कि आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ जब तक चीन खड़ा है, भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये यूनाइटेड नेशन से लेकर ब्रिक्स तक में सामने आ गया। तो ऐसे में चीन का जो विरोध सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो तमाम ट्वीट और पोस्ट इस दिवाली पर चीन का माल ना खरीदने की अपील के साथ की जा रही है और हैशटैग बायकॉट चाइना टॉप ट्रेडिंग टॉपिक में शुमार होता दिख रहा है, उसका मतलब है कितना। हालांकि चीन विरोध का असर तो ये हुआ कि दिल्ली के चांदनी चौक के कारोबारियों के 160 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल करने की खबर आ गई। तो ट्रेडर्स एसोसिएशन भी मान रही है इस बरस दीपावली पर 10 से 20% कम चीनी माल बिकेगा। इनमें पटाखे और चीनी मूर्तियां और लाइटनिंग के सामान हो सकते हैं। चाइना से जो सामान आता है ये किसी भी फेस्टिवल से 2-3 महीने पहले आ जाता है, तो चाइना की दिवाली तो पहले ही मन चुकी है। अब इस कैंपेन का जो भी नुकसान होगा वो हमारे व्यापारियों को, इंपोर्टर्स को और होलसेलर्स को होगा। तो चीन के खिलाफ एक माहौल तो है, लेकिन सवाल तो कारोबार का है और चीन के बहिष्कार से पैदा होते नए हालात का है। क्योंकि सच तो यही है कि जितना चीन का माल भारत में आ चुका है उसमें से ज्यादातर का पेमेंट हो चुका है, यानी चीनी माल नहीं बिका तो नुकसान दुकानदारों को होगा। फिर चीन के सामान की बाजार से मौजूदगी घटी तो बाकी सामान की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगी नहीं और चीनी माल सस्ता माल होता है। फिर सवाल है, क्या चीन के माल का बहिष्कार कर चीन को वास्तव में बैकफुट पर लाया जा सकता है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि भारत चीन को 60,000 करोड़ का सामान निर्यात करता है, लेकिन चीन से तकरीबन 6 गुना ज्यादा माल भारत चीन का आता है। ऐसे में 100, 200 या 500 करोड़ का नुकसान कोई मायने नहीं रखता। और दूसरा सच यह भी कि चीन के सामान के बहिष्कार की कोई सरकारी नीति है ही नहीं। अलबत्ता विदेशी निवेश और चकाचौंध के घोड़े पर सवार प्रधानमंत्री मोदी की नीति में चीन अहम कारोबारी हिस्सेदार है। रेलवे उत्पादन और स्मार्ट शहरों में चीनी निवेश को बढ़कर प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं। आलम तो यह है कि सिर्फ इस बरस चीन का भारत में निवेश बीते 1 दशक में हुए $40 करोड़ के निवेश से दुगना हो गया। तो सरकार ना तो चीन के निवेश को रोक रही है ना निर्यात को, लेकिन आम लोगों में गुस्सा है। तो फिर रास्ता जाता कहाँ है? हम लोग चाइना दुश्मन को सामान नहीं खरीदेंगे। और जहां रास्ता जाता है वहां की तैयारी भारत में है ही नहीं। मसलन करेंसी कमजोर है, दुनिया के बाजार में भारत का माल टिकता नहीं, शिक्षा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेती के रिसर्च तक में चीनी दखल है। तो स्वावलंबन के आसरे देश मजबूत होगा या गुस्से के आसरे, तय तो करना होगा, नहीं तो राष्ट्रवाद इकोनॉमी से ही हार जाएगी। विदेशी कपड़ों की होली एक वक्त महात्मा गांधी ने भी जलाई थी, तब देश एकजुट हुआ था। लेकिन तब सवाल एकजुटता भर का नहीं था, तब विकल्प के तौर पर खुद महात्मा गांधी देशी बाजार, देशी उद्योग, यहां तक कि खादी और सुई चरखा चलाते हुए नजर आते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में किसकी होली कैसे जलाई जाए, ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि आपकी नीति है क्या, राजनीति क्यों महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूशंस क्यों खत्म हो रहे हैं, सारी चीज राजनीतिक सत्ता के दायरे में क्यों सिमट रही है। रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। तो रिलायंस ने जियो को बेचते हुए खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की पीठ ठोकते हुए खुद सेना के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और खेल देखिए, रिलायंस जियो पर नेट दिसंबर तक फ्री और वॉइस कॉलिंग ताउम्र फ्री। वहीं लंबी सरहद पर दिन रात तैनात जवानों को घर पर बात करना अब मुहाल हो गया है। जी, केंद्र सरकार के नए फरमान के मुताबिक सीमा पर लगे फोन के जरिए जवान अपने घर पर बात करेंगे तो अब ₹1 प्रति मिनट के बजाय 5 गुना ज्यादा यानी ₹5.75 प्रति मिनट के हिसाब से अपनी जेब से पैसा देना होगा। दरअसल सरहद की सुरक्षा के नाम पर निजी कंपनियों को यहां इजाजत नहीं होती। अलबत्ता बीएसएनएल की
डीएसपीटी यानी डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल के जरिए जवान अपने घर बात करते हैं। लेकिन इसी बरस अप्रैल में बीएसएनएल ने कहा सब्सिडी की मियाद खत्म हो गई, लिहाजा अब कॉल चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से रेट्स में कुछ बदलाव आया है और भारत सरकार ने हमेशा जवानों के हित में ही काम किया है और पहले काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स पे उन्होंने जवानों को एक कॉल करने की फैसिलिटी दी थी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में 400 डीएसपीटी सेट लगे हैं। अकेले जैसलमेर सीमा पर 100 से ज्यादा सेट हैं। लेकिन कॉल रेट बढ़ने के बाद बीएसएफ जवान निराश हैं। आज तक के पास देश के गृह सचिव राजीव महर्षि की बीएसएनएल को लिखी चिट्ठी भी है, जिसमें उन्होंने बीएसएनएल से कहा यह देश सेवा से जुड़ा मसला है, तो वो सब्सिडी दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल जवानों से ज्यादा चार्ज न लिया जाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं। और खास बात यह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरहद पर पहुंचे तो बीएसएफ जवानों ने अपना दुखड़ा रोया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सीमा पर तैनात जवानों को दुख इस बात का है कि घर वालों से जुड़ने का जरिया मात्र यही डीएसपीटी फोन था और वो भी जेब ढीली करने लगा है। जिस तरह के हालात है सीमा पर, जवान मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं सो पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा पर लगाए गए इन फोनों को घाटे या मुनाफे के नजरिए से देखा जाना चाहिए क्या? कैमरामैन निखिल शर्मा और जैसलमेर सुनील भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो दरअसल इकोनॉमी का रास्ता राष्ट्रवाद को कैसे पराजित कर सकता है, ये जवानों को लेकर भी आप समझ सकते हैं और देश की कंपनी है बीएसएनएल, उसके नजरिए को भी समझ सकते हैं। पॉलिसी सरकार की, सारी स्थितियां सरकार की, लेकिन इन सब के बीच हर नजर ये होती है कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। हिंदुत्व का राग यूपी के चुनाव में गूंजने लगा है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 1995 में हिंदुत्व का सवाल बाला साहब ठाकरे के जरिए निकला था और तब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और यह मनोहर जोशी ने उस वक्त कहा था कि हिंदुत्व जीने की शैली है। और कल 7 जजों की बेंच फिर से सुनवाई कर रही है कि क्या वाकई हिंदुत्व जिंदगी जीने की शैली है। और अगर उस पर जो फैसला आएगा वो फैसला भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। क्या कहना है एडवोकेट प्रशांत भूषण का इस पर? जो फैसला इस केस में होगा वो बहुत अहम फैसला होगा, क्योंकि आगे के लिए ये तय करेगा कि ये जो धर्म के आधार पर जो राजनीति करी जाती है, क्या ये हिंदुस्तान में चल सकती है, चलने दी जाएगी कि नहीं चलने दी जाएगी, क्या इस पर इसको एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। और इन सब के बीच हर राग बॉलीवुड का भी है। बॉलीवुड का राग